नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। और साथ ही बात सबसे पहले भोपाल की, क्योंकि 3 मई को 3 त्योहार हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। आपको बता दें कि ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया को लेकर पुलिस अलर्ट है। राजधानी में 3000 से ज्यादा का पुलिस बल तैनात किया गया है। ईदगाह और मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। परशुराम जयंती पर कलश यात्रा को लेकर पुलिस ने शांति समिति की बैठक की है। वहीं परशुराम जयंती पर जो यात्राएं निकलेंगी, शोभा यात्राएं निकलेंगी, उसके रूट भी तय किए गए हैं। भोपाल नगरीय पुलिस और रिजर्व बल तैनात रहेगा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस ने तैनाती बढ़ा दी। अक्षय तृतीया विवाह की ये तारीख सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे में अक्षय तृतीया को लेकर बाजार में भीड़ भी ज्यादा रहेगी, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तीसरी आंख भी काम करेगी। जो त्यौहार हैं कल दोनों, इसमें जो ईद का त्यौहार है, इसमें जहाँ पर ईदगाह हैं, मस्जिद है, वो सभी स्थानों पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो स्थानों पर जहाँ पर कलश यात्रा निकलनी है या भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जो पूर्व से संवेदनशील है, वहाँ पर आयोजकों से और जो भी शांति समिति के सदस्य हैं पुलिस के, उनसे संपर्क करके जो है बातचीत की गई है कि कोई भी वहाँ पर उनकी समस्या हो, उसके संबंध में पूर्व से ही पुलिस ने जानकारी लेकर वहाँ पर अधिक बल का उपयोग किया हुआ है। चूँकि सुबह से ही दोनों जो त्यौहार हैं उसमें लोगों की आवाजाही बनी रहती है, उसको देखते हुए सारी रूट पर जो है व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। कुछ कार्यक्रम में वाहनों से भी श्रद्धालु जाना है, तो उनके लिए रूट ट्रैफिक का भी पुलिस ने उपयोग किया है। रामनवमी पर हुए दंगों के बाद खरगोन शहर अभी तक उभर नहीं पाया है। दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। 3 मई को ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया, तीनों पर्व एक ही दिन होने के कारण प्रशासन कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता है। इसलिए बड़वा में भी खरगोन से अतिरिक्त बल बुलाया गया है। सोमवार को एसडीएम, एसडीओपी सहित अनुभाग के सभी अधिकारी ने पूरे शहर में घूमकर तैयारियों का जायजा लिया है। त्योहारों को लेकर लगातार जो है पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों को निभा रहा है और लगातार हमने संवेदनशील क्षेत्रों का भी चयन किया है कि कहां पर जो है स्थिति निर्मित हो सकती है या कहीं शांति या कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लगातार बैठकों के दौर भी चले हैं और इसमें हमें सहयोग भी मिल रहा है, जनता का सहयोग भी मिल रहा है, जनप्रतिनिधिगण का भी सहयोग मिल रहा है। में जो 3 पर्व कल एक साथ पड़ रहे हैं, उनके संबंध में पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जगह जगह पॉइंट ड्यूटी हमने मैं आर्म्स लगाई हैं और हर जो भी दोनों संप्रदाय के लोगों से चर्चा की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सभी शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ। इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज ने पुराने आरटीओ भवन का जायजा लिया है। अब बीजेपी का अस्थायी कार्यालय रहेगा पुराना आरटीओ भवन। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। मौजूदा प्रदेश कार्यालय को तोड़कर नया भवन बनाने की तैयारी की जा रही है। नए बीजेपी कार्यालय से नया बीजेपी जो कार्यालय बनेगा, वहीं से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द इसे तैयार किया जाना है। पुराने आरटीओ भवन का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जो निर्णय किया है कि हमारा जो कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय को हम अपने नए भवन के तौर पर आज के समय के अनुरूप उसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। और हमने एक एप्लीकेशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए किराए पर हमें भवन चाहिए। तो ये जो आरटीओ भवन है, हमको सरकार से ऑफिशियली हमने जो एप्लीकेशन किया था, उस पर जिला प्रशासन ने हमें अनुमति दी है और उसको जो नॉर्म्स हैं उसके तहत किराए से ये भवन हमें उपलब्ध होगा और उसकी तैयारी भी हो गई है और हमें वो किराए से भवन ये मिल गया है। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग इसका यहाँ पर इसको देखने के लिए आए थे कि क्या है कैसा है। तो अब इसमें जल्दी ही हमें ऑफिशियली वो हैंड ओवर कर देंगे। बाकी ऑर्डर इसके हो गए और किराए पर ही भवन हमें मिला है। इधर
एमपी में बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों पर टिकी हुई हैं। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस को दलित वर्ग का भरपूर सहयोग मिला है और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने बीजेपी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। विधानसभा की 34 सीटों में से 26 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2023 में कांग्रेस वापस इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। यही वजह है कि दोनों दलों के भीतर अंदर खाने दलित वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने अब दलित मतदाताओं को साधने की तैयारी कर ली है। बीजेपी दलित वर्ग के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के बहाने इस वर्ग को अपने साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी और आरएसएस भी दलित वर्ग को साधने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी का दावा है कि 2023 के इलेक्शन में दलित वर्ग किसी के बहकावे में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 अप्रैल 2018 में हुई जातिगत हिंसा के बाद दलित मतदाता बीजेपी से छिटक गया है, जिसका खामियाजा 2018 में सरकार गवाकर भुगताना पड़ा। कांग्रेस की राजनीति सदैव तुष्टीकरण की राजनीति रही है और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे दलित भाई बहनों को और वनवासी भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास उन्होंने किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है जो हमारे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में जो वर्ग खड़ा है, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके महापुरुषों को महामंडित करना और उनके आर्थिक उत्थान के लिए व्यापक और बहुआयामी योजनाओं को लाना, और इस दिशा में हमने काम किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने दलित चेहरों को आगे रखकर दलित वोट को सहेजने में जुटी हुई है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी की विरोधी है। उसकी नीतियां इन वर्गों को नुकसान पहुंचाने वाली रही हैं। इसलिए बीजेपी लाख कोशिश कर ले, ये वर्ग बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में नहीं आने वाला है। अभी जो मध्य प्रदेश की हालात है या देश के हालात हैं, जनता इतनी दुखी हो गई है। हालांकि पहले से ही मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों के खिलाफ है। जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने का घोषणा कर चुकी। तो इस समाज पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का हक नहीं है। माइनॉरिटी है। आज की तारीख में इस देश का पूरा मुसलमान, जिनके बुलडोजर चल रहे हैं इनके घरों पर और झूठे बुलडोजर चल रहे हैं, तो आप किस तरह से इन वर्गों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं कि ये वर्ग क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे क्या? उधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2018 की तरह हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को फिर से दलित वर्ग का सपोर्ट मिला है। यही वजह है कि दलित आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने फिर से अपना परचम लहराया। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इसलिए इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में जुट गई है। मध्य प्रदेश में दलितों का प्रतिशत बहुत अच्छा है और अगर हम 2018 के पहले के 3 चुनाव देखें जिनमें बीजेपी भारी बहुमत से जीती, दलित और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की ही मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। लेकिन 2018 का जो चुनाव आया उसमें ज़्यादातर दलित सीटें बीजेपी हार गई और कांग्रेस को मिली और बीजेपी को सत्ता भी गंवाना पड़ी। इसका कारण था जो आरक्षण विरोधी आंदोलन, आरक्षण विरोधी माहौल और 2 अप्रैल को ग्वालियर में जो संभाग में जो दंगे हुए, उनसे पूरी की पूरी बाजी पलट गई। तो बीजेपी इस बात को जानती है कि दलितों के वोटों को की वापसी के बिना सत्ता में भी वापसी संभव नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 की स्थिति की बात करें तो उस वक्त 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन तब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे। अब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वोट बैंक भी बदला जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी को जीत के बाद बीजेपी उसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव के लिए दलित वर्ग को साधने की रणनीति तैयार करने में जुटी है। लेकिन ये कितना कारगर होगा, ये भी सवाल है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। 7 साल पहले नक्सलियों ने एमएमसी जोन बनाने का प्लान बनाया था, मतलब एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक आतंक का विस्तार करना। तो क्या नक्सलियों ने इस प्लान को अमली जामा पहना दिया है?
क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एमपी सरकार को जो चिट्ठी लिखी है उससे चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कान्हा टाइगर जोन में नक्सलियों की आमद को लेकर ये लेटर लिखा है और एमपी से सटे कवर्धा जिले से ही नक्सली यहां दाखिल होते हैं। इस एरिया में नक्सलियों को तलाश कर पाना सुरक्षा बलों के लिए कितना मुश्किल है, आज बंसल न्यूज आपको बताने जा रहा है। कवर्धा एमपी और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला है। कवर्धा का भोरमदेव जंगल ही वो जगह है जहां से नक्सली मध्य प्रदेश की सरहद में दाखिल होते हैं। बियाबान जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा जंगल जहां केवल सुनाई देती है परिंदों और जंगली जानवरों की आवाजें। नक्सलियों के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एकदम मुफीद जगह है ये, लेकिन ये उतना ही सुरक्षा बलों के लिए भी मुश्किल भरा है। वजह है जंगलों के रास्तों की जानकारी नहीं होना। इन दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस ने भोरमदेव के जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया है, क्योंकि पिछले दिनों कवर्धा पुलिस के सामने 5 लाख का इनामी अनिता ताती और 8 लाख के इनामी नक्सली करण ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली कान्हा भोरमदेव डिवीजन कमेटी के तहत आने वाले बोडला एरिया कमेटी का काम 2018 से देख रहे थे। नक्सली गतिविधियों को देखते हुए अब सुरक्षा बल यहां लगातार सर्चिंग में जुटा हुआ है। इस बार जब पुलिस की टीम सर्चिंग पर निकली तो बंसल न्यूज भी साथ था। चिलचिलाती धूप, 44 डिग्री तापमान, पगडंडियों पर संभल कर चलते जवान, दूर दूर तक सिर्फ जंगल और पहाड़। प्रतापगढ़ है जहाँ पर मुठभेड़ हुआ था पुलिस और नक्सलियों के बीच में, उस जंगल पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस किस तरह से सर्चिंग करती है, पुलिस पार्टी यहाँ पर निकली हुई है और हम भी आज देखना चाहते हैं कि पुलिस किस तरह से सर्चिंग करती है और नक्सली को जो घात जमाए बैठे रहते हैं नक्सली, उन तक कैसे पहुँच पाती है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं प्रतापगढ़ जंगल, जहाँ पर पुलिस के साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से सर्चिंग होती है और जो घात लगाए बैठे रहते हैं नक्सली, उन तक कैसे पहुँच पाती है। मुश्किल भरे रास्ते पार करते वक्त सुरक्षा बल आ पहुंचे बकोदा जंगल। इस जंगल में 70 से ज्यादा नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। यहां नक्सलियों को ठीक सुरक्षा बलों की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। वैसे जिस कैंप को नष्ट कर दिया गया वहां सुरक्षा बलों को आने की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब है नक्सली अपने कैंप का सिलेक्शन बेहद चतुराई से करते हैं। आसपास का माहौल, पानी का इंतजाम और आने जाने की सहूलियत। अगर कोई कैंप नष्ट कर दिया गया है तो वो फिर से आबाद भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान बंसल न्यूज की टीम ने 2-3 प्रमुख बिंदुओं पर जरूर गौर किया। पहला ये कि पुलिस और सुरक्षा बलों को अभी जंगल की पूरी जानकारी नहीं है। बस्तर में लंबे समय तक सर्चिंग ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुकी है, लेकिन भोरमदेव और प्रतापगढ़ और बकोदा के जंगल के रास्तों से सुरक्षा बल पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। दूसरा, पुलिस के जवानों की फिटनेस और तीसरा, मुखबिर तंत्र। फिलहाल पुलिस का दावा है कि वो नक्सलियों को पैर जमाने नहीं देंगे। सबसे पहला ये प्रोजेक्ट है कि हम लोग प्रभावी नक्सली विरोधी अभियान चला के कि उनका खात्मा करें। दूसरा हमारा ये भी है कि सरकार की नक्सल के समर्पण नीति के तहत में उनका समर्पण कराया जाए और उनके खुशी जीवन की एक पहल किया जाए, जिसके तहत में इस योजना के तहत में हमारे पास में अभी 6 सरेंडर नक्सली हैं। तो हमारे यही है कि एक तरफ हम लोग प्रभावी नक्सली विरोधी अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि वो जो जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं उसको छोड़ें और हमारे पुनर्वास नीति के तहत में हमारे पास में आकर के समर्पण करें। बहरहाल 23 किलोमीटर की सर्चिंग के बाद पुलिस को नक्सलियों की किसी तरह की कोई आमद नजर नहीं आई। भीषण गर्मी में पुलिस ने सर्चिंग इसलिए भी की क्योंकि इस समय जंगल के ज्यादातर पेड़ सूखे हुए हैं, गतिविधियां आसानी से दिखाई दी जा सकती हैं और पुलिस को रास्तों को समझना है तो ये मौसम सटीक है। बारिश के बाद जंगल घना और गहरा होता है तो यहाँ खतरा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज, कवर्धा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर फिर से देश में सबसे कम है। लगातार दूसरे महीने बेरोजगारी दर सबसे कम है। CMIE के जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के महीने में 0.6% है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी अगर दर देखी जाए तो देश में सबसे कम थी। तो वहीं देश का सबसे बेरोजगारी दर 7.8% रही है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये आंकड़े कांग्रेस कार्यालय में बैठकर तैयार किए जाते हैं।
ये आंकड़े कांग्रेस का झूठ है। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बड़े रोजगार को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार ये बयान दे करके कि 0.6% बेरोजगारी दर की बात की जा रही है। वास्तविक में 10 लाख बेरोजगारों की जो पहले भत्ता देने की बात हुई थी, आज तक उनको भत्ता मिली नहीं। ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि लगातार यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से झूठी वाहवाही लूटने का ये प्रयास सरकार के द्वारा की जा रही है, लगातार हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिले। इसी के सकारात्मक परिणाम है कि आज देश की बेरोजगारी दर पिछले 3 महीने में लगातार बढ़ते जा रही है और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.06 के सुकून वाले आंकड़े पर स्थिर है। यह भूपेश बघेल और उनकी सरकार की युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।